तो डायमेंशन एनालिसिस की क्या है भाई, कुछ क्या है बेटा, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है बंदिशें, कि उसके बियॉन्ड हम उस चीज़ पर वर्क नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या नहीं किया, जितने भी डेरिवेशन किए थे उनमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो आए थे उनको ड्राइव नहीं किया था, मतलब उनकी वैल्यू फाइंड नहीं की थी, ठीक है। दूसरे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने क्या नहीं की, उनके लिए फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया जो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। जितनी भी थी, देखो फोर्स था mv²/r, एनर्जी थी इक्वल टू mc², वो 2 पे थी, वो 3 पे था, 4 वाला कोई फॉर्मूला नहीं आया। फिर उसके बाद फॉर्मूला जिसके पास क्या होते हैं, प्योर रेशियो, मतलब जितनी भी डायमेंशन लेस फंक्शंस होते हैं वो अगर आ जाएं, जैसे साइन थीटा, उनको भी ड्राइव नहीं किया था। क्यों, ये तो डायमेंशन लेस है भाई, तो वो तो डायमेंशंस पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट हमारा जो, ठीक है, तो वो कैसे अपीयर होगा। ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए जिनके पास क्या, एक से ज़्यादा टर्म आते हों और जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हों, जैसे v = u + at, मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट फंक्शंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट में है कोई भी, देखो हमने जो भी ड्राइव किए थे, जैसे f = क्या, mv²/r, ये प्रोडक्ट फंक्शन था और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि क्वांटिटी स्केलर है या क्या है, वेक्टर है। स्केलर मतलब जैसे हमने फोर्स ड्राइव किया, वेक्टर था, ठीक है, उसके लिए भी वही मेथड अडॉप्ट किया, और एनर्जी ड्राइव की वो क्या थी, स्केलर थी, उसके लिए भी क्या किया, वही मेथड ऑप्ट किया, ठीक है। अब ये कितनी होंगी टोटल यूनिट आपके पास, 9। तो सबसे पहली बात ये आई, यूनिट है क्या चीज़। यूनिट एक मेज़र करने का क्या है, स्केल है एक तरीके से, जिसका फिक्स साइज होता है। क्या होता है, फिक्स साइज। जैसे 1 मीटर बोल दूंगा तो किसी को मेज़र ही तो करोगे उस यूनिट की मदद से, और उसका साइज़ क्या होगा, फिक्स होगा। अब ऐसा थोड़ी 1 मीटर कहीं और है तो मेज़र कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है, नहीं ना। तो 1 मीटर जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो मेज़रमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनका साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, जिनके टर्म्स में किसी क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। अब मैं पूछूँ वो साइज़ होता है तो 1 मीटर बता दो भाई क्या होता है। मान लिया भाई ये हैं अहमद साहब, ये पहले जब इनसे कहा गया कि इनको जिम्मेदारी दे दी, ये 1980 में प्रेजेंट थे मान लिया, ठीक है, इनसे कहा गया कि भाई 1 मीटर डिज़ाइन करो, किसी ने तो बनाया होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि ठीक है, इन्होंने कहा ये पूरी दुनिया में इसको क्या माना जाएगा, 1 मीटर। और ये अभी एक प्लेस, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये रखा होना चाहिए, वरना पूरी दुनिया कैसे, इनके घर थोड़ी आएगी, है ना। तो वहाँ पहुँच हो सबकी, या वो डिस्ट्रीब्यूट करे सबको। तो मैंने बताया था जो सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किए गए वो पेरिस में डिसाइड किए गए। कहाँ पर, पेरिस में, ठीक है। और उसकी भी जगह है एक, सेवर्स में, ठीक है। और वहाँ पर ले जाकर इनका ये डंडा रख दिया गया, क्या रख दिया गया, और इसकी लेंथ से, मतलब वो क्या है, लेबोरेटरी है भाई, उसने पूरी दुनिया में ये डंडे की साइज़ की लेंथ पहुँचा दी, ठीक है। उसे काट के किसी भी मेटल के बनाकर, मीटर तुमने देखे नहीं, कोई फीते का होता है, कोई किसका होता है भाई। कपड़ा जो नापते हैं पहले वो आयरन का आता था, ठीक है, अब भी आता है वो आयरन का, शॉप पे देखोगे कपड़े वालों की, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो अब ये बात आई कि भाई इनका डंडा थोड़ी ना चलेगा भाई, ठीक है, कि 1 मीटर मान लिया जाए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तुम्हें पता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर की तो लेंथ ही बदल जाएगी। तो हमें ऐसी यूनिट को मानना है, हमें ऐसी यूनिट को मानना है जो बदले ना, जो, क्या बोला मैंने, ये एक अलॉय, किसका, प्लेटिनम इरिडियम, कोई मटेरियल होते हैं तो, ठीक है, उनको मिक्स करके जो बनता है वो अलॉय है, ठीक है। अलॉय का क्या है बेटा, जो कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, जो कहाँ पर है, एक सेवर जगह है, जैसे हमारी बरेली एक जगह है, किसमें, इंडिया में सिटी है, और सिटी में भी कोई जगह हो सकती है। दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है। तो जैसे जो बड़े सिटीज़ होते हैं तो उनमें एक प्लेसेस के भी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ये क्या है, पेरिस में, मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एक जगह है, सेवर्स, किस में, पेरिस में, जो कहाँ पर है, किस कंट्री में, फ्रांस में, ठीक है। बेसिकली ये डेफिनेशन नहीं पढ़नी है ज़्यादा, ये तुम्हारे उसमें नहीं आएगी, किस में, एग्ज़ाम में आएगा। क्या अगर एग्ज़ाम में आ सकता है कि यूनिट्स जो डिसाइड की गई, अब मास की यूनिट क्या है भाई, किलोग्राम में, तुमने ऐसा ही पढ़ ली, लेकिन और भी तो बहुत यूनिट होती हैं। कभी कभी तुम उससे छोटा मास मेजर करते हो,
ठीक है, अब वो ग्राम में ले आते हो और छोटा मास, ठीक है। तो इस टाइप से उनको कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या कहते हो भाई? जैसे भाई लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है, फिर किलोमीटर भी आई, ठीक है, ऐसी लार्जर यूनिट्स आई हैं। बाकी प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं, कभी तुम्हें ज़्यादा मास मेजर करना है, कभी तुम्हें क्या करना है, कम मास। तो तुम्हें दो ही तरीके की यूनिट डिसाइड करनी है, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल यूनिट्स में कौन आया? 1 एम मास किसका मेजर कर दिया? एटॉमिक मास यूनिट। एटम का क्या करने के लिए? मास मेजर करने के लिए। अब वो एटम का यार देख रहे हो, एटम का मास उन्होंने पता है क्या बोला? 1/12, मतलब कार्बन एटम का मास लो और उसका भी कौन सा हिस्सा लो? 12वां हिस्सा। ऐसा क्यों करा भाई? जाहिर सी बात है, 1 kg से तो मेजर करोगे नहीं, ग्राम से भी नहीं मेजर करे, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई मास होना चाहिए। तो कार्बन भी अपने आप में एक हैवी एटम है, उससे भी छोटे एटम है जिनके मास उससे कम है, तो वो कैसे मेजर किए जाते? वो कैसे? तो भाई उससे क्या किया गया? 1/12 पार्ट लिया गया। भाई दुकान पे एक टॉफ़ी 1 रुपए की मिलती है, तुम्हें 10 का नोट वो 100 का नोट लेकर जाओगे, भगा देगा वो तुम्हें, कहेगा मेरे पास क्या नहीं है? चेंज। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए क्या डिज़ाइन किए गए हैं? 1-1 रुपए के सिक्के, ताकि क्या जाकर खा पाओ तुम वहाँ? टॉफ़ी, ठीक है। अब 1 की 4 मिल रही है तो वो 4 ही लेनी पड़ेंगी। वो पहले का दौर था जिसमें क्या बनती थी, एक 25 पैसे का एक कॉइन होता था छोटा सा, हम छोटे थे तो वही मिलता था, ठीक है। तुम तो 10 का नोट भी नहीं लेते अब, हमारे लिए तो वो क्या लाखों रुपए के बराबर होते थे, ठीक है। एक मामा देते थे 10 रुपये, वो आज भी याद है मामा, 10 रुपये याद, 10 रुपये की वजह से। किस वजह से? एक मामा 10 रुपये देते थे कभी कभी जब उनके घर जाते थे, तो वो सिर्फ इसलिए याद है कि वो 10 रुपये देते थे, घर पे तो 1 रुपया मिलता था, ठीक है। चलो बेटा, तो AMU समझ गए कि क्यों छोटी यूनिट डिसाइड की गई, ठीक है। इसको kg से लिंक करके याद करोगे, ठीक है। बाकी ये यूनिट है, इनकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पाउंड को बस इतना ध्यान रखोगे, वो लगभग आधा किलो से थोड़ा कम होता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लार्ज मासेस, स्लग, ठीक है, ये भी याद नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये क्या होता है? 15 किलो का लगभग होता है। क्वांटल पता है सबको, ठीक है, मैट्रिक टन भी सबको पता है, ठीक है। सिर्फ एक ध्यान रखो, चंद्रशेखर लिमिट कौन सी यूनिट है? लार्जेस्ट यूनिट, जो 1 जैसे ये 15 kg के बराबर, ये 1.5 के अप्रॉक्स, मतलब 1.4 के। क्या देखो ये कितना है? 14 kg है, 15 से कम। ऐसे ही ये 1.15 नहीं है, पूरी 1.5 नहीं है, 1.4। तो ऐसे लॉजिकली याद करना है ना, रटने मत बैठना। फिर कौन आया? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई? मतलब कितने मीटर कवर करते हैं? बताओ बेटा। 3 × 10⁸ मीटर, किसमें? 1 सेकेंड में। 1 मीटर कितने टाइम में कवर करोगे? 1 कितना? 10⁸ सेकेंड में। लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू ये नहीं होती, ये राउंड ऑफ करके लिखी गई है, तो इससे लगभग मिलती जुलती। तो वो तुम्हें दी होगी ऑब्जेक्टिव में कितनी, अगर ये इत्तेफाक में क्वेश्चन दिया जाएगा तो इत्तेफाक वाली चीज़ को तो हम थोड़ा सा ऐसी लॉजिकली थिंकिंग लेकर याद कर लेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल डिस्टेंसेस कौन आ गया और कौन आ गई? फर्मी, ये अलग याद करनी है। तो लार्ज यूनिट्स में 3 आ गई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को उन्होंने क्या कहा? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि फिक्स नहीं रहती। क्यों नहीं रहती फिक्स? सन से अर्थ क्या होती है बेटा? ये सन है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, केपलर का लॉ पढ़ा है, ठीक है। पहले करीब होती है अर्थ, फिर क्या होती है? दूर होती है, तो इसलिए एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। फिर उसके बाद कौन सी लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का मीटर से रिलेशन, लाइट ईयर मतलब जो लाइट कवर करे डिस्टेंस 1 साल में। फिर उसके बाद कौन बेटा? परसेक को मैंने कैसे बताया? इसको थोड़ा सा इमेजिन करना कि मैंने कहा फिक्स एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस, फिक्स एंगल के लिए आर्क क्या होता है बेटा? गिवन होता है, आर्क ले लो, चलो कोई बात, ठीक है। तो ये एंगल फिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन में इस आर्क को भी फिक्स कर दिया, कितना? तो ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये रेडियस होती, ठीक है, वो कितनी थी? 1 पर सेकंड। एंगल कितने का था? 1 सेकंड का, ठीक है। एंगल की यूनिट सेकंड भी अभी पढ़ाऊंगा। 1 पर सेकंड कितना, वो पढ़ लिया। तीनों में लार्जेस्ट कौन है, ये ध्यान रखिए। ये तीनों यूनिट की ये वैल्यूज़ भी लर्न करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही। उसके बाद कौन आया? 1 सेकंड को क्या बोला? इसको याद नहीं करोगे, ठीक है, बस ध्यान रखोगे मोबाइल नंबर है, उतने वाइब्रेशन जब करता है सीजियम का, कौन? इमिट होने वाले रेडिएशन। क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? सीजियम। और ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जब
मान लिया हायर ऑर्बिट में जाए या उससे वापस आए, तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है। तो जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है किसके टर्म्स में, ये कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसमें कौन हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कितने वाइब्रेशन का टाइम, इतने का। ठीक है, क्या है ये, मोबाइल नंबर जैसा है। 91 कोड होता है इंडिया का, कंट्री कोड है ये। 92 ज़्यादातर टाटा के नंबर आते हैं। ठीक है, बस तुम्हें इन्हीं पे खिलाएंगे वो, अगर दिया तो ये ध्यान रखना, बस पूरा नंबर नहीं देंगे, किसी को भी ध्यान नहीं रहेगा सही से। ठीक, अब तुम अगर याद हो जाए, नंबर तो याद कर ही लेते हो, सोच लेना किसका, शीला का नंबर है, तो याद रहेगा बॉयज़ को, किसका नंबर है, शीला का। डायल करो ये नंबर, ठीक है। अभी अगर डायल करोगे तो ये क्या बताएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, फिर कौन सी यूनिट्स बच्चों, वही प्रैक्टिकल, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट। छोटी यूनिट कौन, शेक। शेक में कितने सेकंड, 10⁻⁻8 सेकंड, सोचो कितनी छोटी यूनिट होगी। शेक कौन सा, मैंगो शेक नहीं है ये किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। अब बताओ, ये सारे टर्म्स ये बचपन में पढ़े थे, ये बचपन में मतलब 9th में, कि जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन बदलता है। ठीक है, तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे अगर क्या कर लिया, अच्छे से फिजिक्स की तरफ रोटेट कर लिया। तो ये कौन हो गया बेटा, सोलर। कितने आर का होता है, 24 आर का होता है। फिर उसके बाद एक रिवोल्यूशन अर्थ करती है, पूरा रिवॉल्व, एक्सिस पर रोटेट कर रही है ऐसे, और साथ साथ क्या कर रही है, सन की तरफ चक्कर लगा रही है। तो दोनों चीज़ अलग अलग हो गई, ये रोटेशन है और ये क्या चीज़ है, रिवोल्यूशन है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो अर्थ देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ बेटा, ये कौन है, सन, और ऑर्बिट में कौन रोटेट कर रहा है, अर्थ। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ये, तो रात दिन होते हैं, 24 घंटे का टाइम लेती है। और जब वो रिवॉल्व करती है ऐसे इसके चारों तरफ, तो क्या मौसम बदलते हैं, ईयर बदलता है, 365 दिन। क्या कहते हो उसे, ये दो चीज़ें याद हो गई तुम्हें। अब तुम सोचोगे सेड्रियल डे आ गया, मून के लिए होगा, किसके लिए होगा, मून के लिए होगा। जब मून क्या करेगा, वो अर्थ के लिए होगा, जब किसके अबाउट, स्टार के। तो सेड्रियल डे के मतलब अर्थ का ही रिवोल्यूशन, जब किसके अबाउट होगा, फिक्स स्टार के। सन के अबाउट होगा तो क्या बोलोगे उसे, और जब किसके अबाउट होगा, स्टार के, तो क्या बोल दोगे, सेड्रियल। खत्म, ये याद ही कि यही होगा। एक होता है रिवोल्यूशन मून का, क्या होता है, मून का किसके अबाउट, भाई सबको पता है मून किसका चक्कर लगा रहा है, अर्थ का। अर्थ किसका चक्कर लगा रही है, सन का। सन का चक्कर लगा रही है तो सोलर डे, सोलर ईयर क्या, और ये रिवोल्यूशन मून लगा रहा है अर्थ का चक्कर, तो सोलर लूनर मंथ। कितने का होता है, बस। अब आता है लूनर ईयर, मतलब जाहिर सी बात है जो किससे डिवाइड हो जाए, 4 से, उसको कहते हैं। उसमें 29 की क्या होती है, फरवरी, 366 डेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ गया, ये मत पढ़ना, ट्रॉपिकल ईयर मैंने से, जिसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, इनका रिलेशन पढ़ लेना बस। ये कितना है, 365 पॉइंट, और ये क्या, सेड्रियल डे। ठीक है, चल केल्विन। केल्विन से पहले हम जाएंगे इस टर्म पर, ये क्या होगा, ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब 3, किसका ट्रिपल पॉइंट, तो वाटर की 3 स्टेट्स जहां प्रेजेंट हो। स्टेट वाटर की क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में रहता है। बर्फ है बेटा, क्या है, कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, सबको पता है भाई, क्यों भाई, आइस जो है सॉलिड है। तुम पता है जब तुम देखते होगे फ्रिज से जब निकालते हो बर्फ, ठीक है, थोड़ा सा उसमें पानी डालते हो नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो थोड़ा सा ही बढ़ने से वो मेल्ट होने लगती है। ठीक है, तो 0 पे तो मेल्ट नहीं हुई, वो हुई मेल्ट किस पर, 0 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्ट होकर क्या बनी, 2 स्टेट आ गई, सॉलिड और लिक्विड। अब तुमने देखा होगा पानी को अगर रात में गिलास में थोड़ा छोड़ दिया जाए तो सुबह तक गायब हो जाए, इसका मतलब वो इवेपोरेट होता है, गैस में बदलता है। किस में बदलता है, गैस में। तो बेटा देखो इसी, और ये इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। कभी बर्फ़ देखा होगा तुमने, रखा हुआ कहीं, तो ऊपर से भापें निकलती हैं, वो कौन सी स्टेट होती है उसकी, गैसियस। और वो टेम्परेचर वहाँ कितना होता है, लगभग इतना है। तो तुम देख रहे हो इसी टेम्परेचर पे सॉलिड है, बर्फ़ भी दिख रही है तुम्हें, वहीं पानी भी दिखता है, और वहीं क्या दिखती है आपको, वेपर। तो 3 स्टेट हो गई। इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, है ना। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो केल्विन में कितनी आती है,
डिग्री सेल्सियस में कितनी आती है, लेकिन एक प्रेशर पे आती है, वो प्रेशर पे। अब तुमने कहा वो टेम्परेचर जिस पे वाटर की तीनों स्टेट्स क्या हो जाए, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कैन को एग्जिस्ट, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सही है। अब इतने केल्विन है ना वो, अब तुम्हें चाहिए 1 केल्विन की डेफिनेशन, तो इसका मतलब 1 केल्विन कैसे मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कितना 273.16 केल्विन को तुम क्या कर दो, उससे इससे इसी से डिवाइड कर दो, आ गया 1 केल्विन। तो क्या बोल रहे हैं, 1 केल्विन इज द 1 अपॉन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बस आगे डेफिनेशन 1 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट जान लिए, ट्रिपल मतलब 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, कितना बताया ये इतने, उसका इतना ही पार्ट कर दूं तो 1 नहीं रह जाएगा, तो 1 केल्विन हो। सही है। फिर उसके बाद ये 2 डेफिनेशंस हैं, देखो ये तो तुम ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ोगे। तुम टॉर्च देखिए क्या करती है टॉर्च, एक सोर्स है, बल्ब है, तुम जिस वॉट का बल्ब लोगे उतनी रोशनी करेगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पास जो टॉर्च होती है नॉर्मली देखने के लिए होती है, छोटा बल्ब लगा होता है, 2 सेल की होती है। पुलिस वालों के पास क्या होती है, 4 सेल की होती है, चोर को पकड़ने के लिए फोकस करना होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी पावर क्या अलग है, तुम्हारी टॉर्च की पावर क्या है, अलग है। अब तुम देखोगे अपनी टॉर्च से यहाँ पर देखना चाहोगे तो वहाँ पर एक एरिया में जाकर वो फॉल होगी, उसकी कोई इंटेंसिटी होगी, पुलिस वाले की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके बल्ब की वॉट क्या है, ज़्यादा। तो भाई किसी इंटेंसिटी को तो 1 कैंडेला बोलोगे। चलो मैं डिज़ाइन करता, मैं तो कहता मेरी जो 6 रॉड ये उजाला कर रही है इसकी इंटेंसिटी क्या कहलाई जाएगी, कैंडेला। 1 रॉड उजाला कर रही है उसकी इंटेंसिटी कैंडेला। तो मैं कहता जब मैंने 40 वॉट की क्या लगाई है, इसे क्या कहते हैं, एलईडी बोलते हैं। मैंने बोला इतने वॉट की जब एलईडी लगाई है, वो जो लाइट इमिट कर रही है, वो जो लाइट इमिट तो बहुत कर रही है, मैंने विंडो खोल दी ये वाली, इससे जितनी लाइट जा रही है उससे 1 कैंडल बोलो। देखो 40 वॉट की लाइट बहुत फेंक रही है पूरे रूम में, मुझे सबसे मतलब जो इससे जा रही है उसे क्या बोलूँगा, समझ गए। अब 1 कैंडेला इंटेंसिटी तो बतानी थी, मैंने ऐसे बता दी, उन्होंने ऐसे बता दी। क्या बताया उन्होंने, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ठीक। कब, किसी गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स, मैंने अपनी टॉर्च बताई थी, मतलब ये बताई है, उसे गिवन डायरेक्शन ली है सोर्स से गिवन डायरेक्शन में, जो कि कितनी इमिट कर रही है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जानते हो, एक ही कलर की लाइट इमिट कर रही है। ये रेड होती मान लिया तो रेड कलर की तो करती लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, फ्रीक्वेंसी क्यों आई यहाँ पर बोलो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, हाँ भाई साहब मुझे मिल, कुछ पढ़ने से पहले जाना करो। फ्रीक्वेंसी उसी की होगी जिसमें वाइब्रेशन होंगे, जिसमें साइकिल होंगी, क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़िए, साइकिल पर सेकंड, है ना। तो बेटा ये लाइट है ना, और लाइट भी कौन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है, जितनी भी मीडियम, चांद उससे सन से लाइट यहाँ आ रही है, मीडियम है बीच में नहीं है, तो बिना मीडियम के चली आ रही है, तो जो बिना मीडियम के वेव आ जाए वो कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साइकिल्स होती हैं, एक पूरी साइकिल ये हो गई, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी उन्होंने, तो उनका एक ऐसा सोर्स, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और जिसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा, इतनी। मैंने तुम्हें क्या बताया था, 40 वॉट, क्या बताया, गिवन डायरेक्शन बताई, 1 कलर की लाइट है रेड कलर की, तो मैंने वही तो ये इन्होंने बोला, देखो एक ल्यूमिनस, वो वाली ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की वो स्ट्रेंथ जो सोर्स इमिट कर रहा है, जिसका मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो कौन करता है, इतनी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट करता है। मेरी रॉड, ये वर्ड देखो, हैज़ अ रेडिएंट इंटेंसिटी, ये वर्ड क्या है, रेडिएंट इंटेंसिटी। मैंने कहा पूरे रूम से जब लाइट आ रही है उससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ से लाइट ली और मैंने एक पर्टिकुलर चारों तरफ से कवर करते हुए कोन वहाँ तक लगा दिया, क्या लगा दिया, उस खिड़की पे क्या लगा दिया, कोन। तो उससे जितनी लाइट पास होगी, ठीक है, पर स्टेरेडियन होता है बेटा सॉलिड एंगल। देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड एंगल, इसके बाद एंगल की डेफिनेशन इसके बाद है। जस्ट सॉलिड एंगल और एंगल दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मोल एक यूनिट है,
जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा डज़न, डज़न क्या है? एक यूनिट है। मैं एक दर्जन कोई चीज़ ले रहा हूँ, 1 डज़न। मैंने मान लिया ले लिया एप्पल बेटा, क्या ले लिए? 1 डज़न एप्पल। क्या बोलोगे भाई? जैसे उसने बोला बच्चे ने नंबर, नंबर के टर्म्स में बता दोगे कितने एप्पल? 12 एप्पल, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि ये बताओ, ये तो तुमने नंबर के टर्म्स में बताया, किसके टर्म में? उसका वेट भी तो होगा उस 12 एप्पल का, होगा नहीं होगा? तो तुमने उसका वेट कर लिया, तो कुछ आ गया, मान लिया वेट आ गया कितना, लगभग 5 kg ले लो, कितने हो गए? अब एक ही मोल एक डजन ही तो बता रहे हो तुम, किसमें? नंबर में, वेट में। तुमने खच खच करके काटा और एप्पल शेक बना लिया, तो वो तो लिक्विड आ गया, जूस। क्या? जूस। अब जूस को देखा तो उसके अंदर वॉल्यूम कर लिया, एसटीपी पे लिया तो आया 22.4 लीटर, 22.4 लीटर जूस निकलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाने के लिए बोली कि ये एक यूनिट है, उसे 3 तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, नंबर, वेट, वॉल्यूम। ऐसे ही तुम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। जैसे कौन बेटा? 1 मोल H2O, क्या भाई? क्या नंबर? नंबर किसके बराबर? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर कितना? तुमने कहा 1 मोल वो सब्सटेंस होगा जिसमें वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया? दूसरा क्या बता सकते थे? वही बताओ भाई। 18 ग्राम। ग्राम में कैसे एक्सप्रेस कर? 1 मोल वो सब्सटेंस होता है, मॉलिकुलर वेट के आगे क्या लगा देते हैं? मुजम्मिल सुन लो ये कहानी। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब उसका मॉलिकुलर वेट लो, उसके आगे ग्राम लगा दो। कितना मॉलिकुलर वेट होता है? 18, तो 18 ग्राम। अब एक चीज़ बची, वॉल्यूम। उसको ग्लास में रख के वॉल्यूम को मेज़र करोगे, कितना आएगा? लेकिन किस पर? एट, ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? अरे 22.4 है यार। बताओ भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर भाई 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273.16। क्या ही पढ़ते हो भाई तुम, ठीक है। बात यही है बेटा, तुम लोग सही से पढ़ते ही नहीं, ठीक है। 2 ही लैकिंग होती हैं, एक सही से ना पढ़ना और एक रिवीजन ना करना, वरना सिलेक्शन तो कुछ नहीं। एसटीपी, ठीक है। टेम्परेचर कितना बेटा? 0, सही है, ठीक है। और उसके बाद बताओ, और वो कितना टेम्परेचर? ओ प्रेशर 180 है। कितना? 180। ये हो गया स्टैंडर्ड। अब तो मैं बताऊँ और चीज़ें। एनटीपी वर्ड आता है, क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर वैसे 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नहीं, एनटीपी और एसटीपी को हम सेम लेते हैं। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, पता है तुम्हें? कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं, उसे एनटीपी को अलग बता देते हैं। एनटीपी को क्या बताते हैं? नॉर्मली एनटीपी अलग ही होता है, सही बात है। ये लगभग 1990 में जो इन पर रिसर्च हुई, एनटीपी पर वॉल्यूम अलग आया, 22.7 लीटर आया। क्या आया? लेकिन वो चेंजेस बुक्स में नहीं किए गए हैं अभी। आज भी एनसीईआरटी में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 22.4 लीटर लगा के करोगे। तो जब तक बुक्स में चेंजेस नहीं किए जाएंगे तब तक एनटीपी कितना लेकर चला जाएगा? एसटीपी के बराबर, और उतना ही वॉल्यूम लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें 22.4 लीटर बना ही लगाना है, तुम्हें 22.7 लीटर से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो तुम देखिए, एक मोल को समझने में तुम्हें मुद्दत लग जाती है। ये 3 तरीके हैं। अब मैं किसी के 1 मोल कह दूँ, मैं कह दूँ N2, कितना? नंबर सेम, सब में सेम। वेट बताओ। अब जो बोल गया वही पढ़ रहा है, वरना सब टाइम पास कर रहे हैं। 28। मैंने क्या बोला था? मॉलिकुलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर देना। H2 का मॉलिकुलर वेट 18 था, N2 का कितना होता है? 28।
तो 28 ग्राम लिख दो, ये इतना ही रहेगा। तो दो चीज़ें सेम रहती हैं, कौन कौन? वॉल्यूम एंड नंबर। ये बदलता रहता है हल्का भारी। भाई 1 डज़न एप्पल ले लो, उनका वेट अलग आएगा। 1 डज़न बनाना ले लो, उनका वेट सेम ही तो आएगा बेवकूफ़ो। 1 डज़न एप्पल ले लो, उनका वेट अलग। 1 डज़न बनाना ले लो, अलग। मैंने एप्पल और क्या बोला था? बनाना बोला था। अरे मैं सोचा मैंने केले और बनाना बोल दिया। 1 डज़न बनाना का वेट अलग, 1 डज़न एप्पल का वेट अलग, 1 डज़न मैंगो का वेट अलग। नंबर सबका सेम, कितना? 12। वॉल्यूम सबका 3 को के शेक बनाओ और एक एक गिलास में बदलो, एक एक गिलास में रखो, सबका क्या दिखेगा तुम्हें? वॉल्यूम सेम। तो बात मोल अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद की बारी होती है जो तुम लगाते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ये होती है फिजिक्स। जब तुम फिजिक्स की लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ते हो ना तो क्लियरिटी करते हो हासिल, वरना केमिस्ट्री में क्या पढ़ लेते हो? सीधे फॉर्मूला। किसी से पूछो 1 मोल क्या, वो सीधे ये बताएगा, 3 तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। जबकि तुम्हारे सर ने बताया, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी कि मोल क्या होता है बेटा, हम उसको क्या करते हैं। ठीक है, रब करें, ठीक है, चलो 1 मोल समझ गए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया भाई? अब इसमें डिफरेंस बताओ, क्यों यूज़ किया? मोल क्यों नहीं बोला, मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोला? ये क्या चीज़ है बेटा? ये थे मॉलिक्यूल्स। क्या थे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में और एटम में डिफरेंस पता है तुम्हें? ठीक है, कार्बन बोलता तो क्या बोलता? एटम। तब क्या बोलता? इतने एटम्स हैं। कितने? 1 मोल कार्बन का मतलब क्या हुआ? बोलो, इतने एटम्स। और मास बताओ, हमेशा मत बताओ। मास ऑफ 1 मोल कार्बन वो बताएगा 12। कितना? 12। क्यों? वो एटॉमिक फॉर्म में रहती है बेटा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहती। तो 12 के आगे क्या लगा दोगे? ग्राम। अब देख रहे हो, वहाँ एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा रहे हो तो 1 मोल बोल रहे हो, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा रहे हो तो 1 मोल बोल रहे हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? पार्टिकल वर्ड यूज कर दिया। ये क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। तो बेटा वो लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं हर चीज़, तुम मतलब समझ पाओ तो ये तुम पर डिपेंड कर। ठीक है, वरना वो लिख देते मॉलिक्यूल, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। कोई तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता ही नहीं, उसका क्या करोगे? सही है। अब कौन? 1 एम्पियर। वैसे तो ये 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेशन। 1 एम्पियर में करंट का तो मैं सीधे क्या बता रहा हूँ? फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो किससे निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला से। ये क्या होता है बेटा? वैसे तो फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये होता है 10⁻⁻7 2 I2 अपॉन क्या? R। ठीक है, अब इससे मैं अगर I1 I2 इक्वल ले लूँ, क्या ले लूँ भाई? लो I1 I2 इक्वल बेटा, I1 I2 क्या ले लो? I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल टू I मान लो। सही है। R को कितना मान लो? 1 मीटर। वैसे मान लो वैक्यूम में। तो ये बताओ, ये 2 वायर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है, कौन सी? ठीक है, और ये कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर पर वैक्यूम में। तो इन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये 12th में फॉर्मूला है। किसमें? डिटेल में 12th में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर I1 निकालना था, तो बेटा ये I² हो जाएगा। तुमने लिख दिया I²। कितना आएगा ये? इसको न्यूमरेटर में रखो। ठीक है, F अपॉन क्या? L। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? 2 × 10⁻, आ गया। और ये R क्या हो चुका है? 1 हो चुका। सही। अब तुम्हें I² थोड़ी निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है बेटा? I निकाल। क्या कर दूँ मैं? रूट कर दूँ? ये रहा। अब बताओ, इसकी वैल्यू अगर कितनी रख दूँ? क्या हो गया? बस तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं करनी है अभी, क्योंकि ये 12th में जाके खुद याद हो जाएगी। क्या 2 वायर 1 मीटर पे रखे हों? कितने पे रखे हों? 1 मीटर पे रखे हों। और कहाँ रखे हों? वैक्यूम में रखे हों। और उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो? इतनी हो। तो उनमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होती है?
ठीक है, इस वाली को तुम जो है पढ़ना ही मत, इसको कहाँ जाके पढ़ना है हमें, 12th में पढ़ना, खुद डिटेल में आ जाएगी तो 1 एम्पियर डिफाइन। ये तो हो गई सातों यूनिट। अब तुम्हें सर्कल पता है बच्चों, क्या भाई कैसा होता है? ऐसा होता है यार, सर्कल में भी नहीं पता। सर्कल में रेडियस होती है बच्चे, ये हो गई 2 रेडियस। रेडियस को क्या कह दिया, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये क्या होता है? इसे प्लेन एंगल बोलते हैं, ये एंगल, क्योंकि ये 2D फिगर है बेटा। ऐसी फिगर क्या होती है 2D, स्फीयर क्या होता है 3D। तो एंगल जो है वो 2D फिगर है, इसलिए सर्कल को रेफरेंस लेकर समझाई जाती है। अब इन्होंने कहा एंगल का डेफिनेशन तुम सबको पता है। एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, खत्म बात। सही है भाई, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तुम्हें क्या डिफाइन करना है? ये कब हो सकता है 1 इसकी वैल्यू, जब ये दोनों क्या कर दें, तभी तो 1 आएगा। तो ये कब, इसका मतलब क्या हुआ, इफ आर्क किसके बराबर, तब जो एंगल होगा थीटा क्या होगा बेटा, कितना होगा, बस कहानी खत्म। तो क्या लिख दोगे, 1 रेडियन इज अ एंगल, 1 रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन क्या, विच कट ऑफ एन आर्क इक्वल टू, खत्म। जब आर्क रेडियस के बराबर होगा तो एंगल कितने का होगा, 1 रेडियन। ये तो डिफाइन करना था, बस इसको स्विच कर दो स्फीयर पे। अब स्फीयर तुम इमेजिन करो, फुटबॉल देखिए सबने, क्या देखिए, फुटबॉल पर क्या होते हैं, पैच होते हैं। क्या होते हैं, पैच। उस पैच से सेंटर पे, सेंटर को ज्वाइन करो, तुमने देखा है वो धागे से सिली हुई होती है। बुन दो, सेंटर पे एक चीज़ रखो, ऐसे ला दो धागा, कैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, कोन। कैसा, उस कोन को इमेजिन करो, सबको कोन दिख रहा है, क्यों भाई, देखो मैं दिखाता हूँ कोन। बेटा इसे स्फीयर मानो, और इमेजिन कराऊँ, वाटरमेलन मतलब तरबूज देखा है, वो लोग क्या करते हैं, उसे काटते हैं और पीस, वो रेड पार्ट दिखा कर कि ताकि आप परचेज कर लो, अट्रैक्ट करते हैं उसे, ठीक है। तो वो कैसा होता है, सेंटर से सेंटर तक गया, ठीक है। अब वो काट कैसे कट किया, यही तो बेटा, यहाँ तक आया है ना भाई, ये वो फील आ रहा है तुम्हें, आ रहा है वही पीस, वाटरमेलन, ठीक है, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या चीज़ है, रेडियस है, ऐसे हो गया। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि एरिया है, ये क्या चीज़ है, लेंथ है। ये क्या है बेटा, भाई लेंथ ही तो बनेगी, एक वायर ऐसे कर दूँ और यहाँ क्या बनेगा, इसको अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे देखो, क्या बनना है, एरिया बनना है, और यहाँ से कैसे क्या बनना है, लाइन बन रही। तो ये वाला जो एंगल कहलाता है, और ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, सॉलिड एंगल। क्या कहलाती है, अब एंगल देखो, एंगल का रूप जब आगे बढ़ाओगे तो ये आर्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। और जब इसका रूप आगे बढ़ाओगे तो छोटे छोटे टुकड़े साइज में बढ़ाते जाओ, तो वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता था वो बन जाए। किसमें, वाटरमेलन में देखा था, रेड आता था, छोटे से शुरुआत होती थी, साइज बढ़ता जाता था उस रेड का, फिर वाइट आता है, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, तो एरिया कट कर रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ पर क्या कट हो रही है, आर्क। आर्क क्या चीज़ है, लेंथ है। आर्क क्या है बेटा, लेंथ है। तो ये तो हो गई लेंथ, और इसने क्या कट कर लिया, एरिया। तो ये वाला जो कौन सा पार्ट है ये, अब तो हम ग्रीन ही बनाएंगे ना जब हमारे पास बोर्ड है तो, सही है भाई। ये आ गया, तरबूज का व्यू आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, रेड पार्ट, सही है। अब देखो, तो बच्चे जब ये चीज़ें आ गई तो ये क्या चीज़ हो गई, सरफेस एरिया, ठीक है। रेडियस तो रेडियस ही रहेगी भाई, ठीक है। और ये कौन हो गया, ये वाला पार्ट, सॉलिड एंगल,
ठीक है, अब तुमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी? एंगल इक्वल टू सॉलिड एंगल की डेफिनेशन बनाओ अपने आप से ही। चलो यस भाई, जो वो कट कर रहा था वो क्या कट कर रहा था? आर। और ये क्या कट कर रहा है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ही तो है। तो हम इसको लिखेंगे सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या? सरफेस एरिया। वहाँ रेडियस था, यहाँ पर रेडियस का क्या होगा? स्क्वायर होगा। खत्म। क्लियर हो गया सॉलिड एंगल क्या है? बड़े सभ्य तरीके से, आसान तरीके से समझना। ये सॉलिड एंगल, ये एंगल होता है, ये क्या कट करता है? आर। ये कौन होता है? सॉलिड एंगल। ये क्या कट करता है? सरफेस एरिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? आर का अपॉन रेडियस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब चलो ये तुम्हें क्या डिफाइन, इसकी यूनिट क्या है बेटा? स्टे रेडियन। तुम्हें क्या देना है डेफिनेशन? ठीक है, 1 स्टे रेडियन, शॉर्ट में लिख देते हैं SR। ठीक है, क्या होगी बताओ? इफ कौन? सरफेस एरिया किसके बराबर हो गया सॉलिड एंगल, 1 स्टे रेडियन हो गया। तो जो है सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? अब एक बात बताना, ये कब हो सकता है सरफेस एरिया? आर स्क्वायर के बराबर। जब मैं यहाँ पर जो सरफेस ले रहा हूँ वो स्क्वायर ले लूँ। क्या ले लूँ? स्क्वायर ले लूँ। और उसकी साइड क्या ले लूँ? इसकी साइड किसके बराबर ले लूँ? रेडियस के बराबर ले लूँ। मैं स्क्वायर शेप में लूँगा तो रेडियस उसकी साइड हो गई है, तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर नहीं होता। तो अब उन्होंने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? 1 स्टे रेडियन को सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिख दी कि जब एक वो सॉलिड एंगल, क्या बोले? वो सॉलिड एंगल सरफेस एरिया कट करता है जो किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। जो किसके बराबर है? जिसकी साइड कितनी है? इससे क्या हो जाता है? ये आर स्क्वायर। क्या हो जाता है बेटा? आर स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए वो एंगल क्या आता है? ठीक है, अब तुम ऐसा नहीं कि इसकी लैंग्वेज याद करने बैठ जाओ, बस इतना ध्यान रखना, जब आर किसके बराबर हो और जब सरफेस एरिया किसके बराबर हो, बस खत्म। दिस इज ऑल अबाउट क्या? तुम्हारा था डायमेंशन वाला पार्ट कि कुछ कन्वर्जन फैक्टर होते हैं यार। जैसे मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर? 3, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3। मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं कहूँ एक कोई भी डेसीमीटर, अब तो पता भी नहीं होगा। डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये कहाँ पढ़े थे? नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, कहाँ पढ़े थे ये तो नहीं, वो डेसी और सेंटी तो पढ़ते थे 8th में 7th में। अब देख लो एक बार और, वही बचपन वापस आ गया तुम्हारा। क्या आ गया? बस इसे लिख लेना है। बताओ भाई, ये तुम्हारे पास है, कहीं ऐसा लिखा दिख जाए, कैसा लिखा दिख जाए? ऐसा, डेका। क्या लिखा दिख जाए? इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा क्या क्या यूज होते हैं। डेका हो जाए तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करो? बताओ भाई, कितना बोलो? 1। इससे हेक्टो मतलब 100 होता है, 2 किलो मतलब, मेगा मतलब ये वाली नहीं, 10 टू पावर क्या बेटा? 6, जी का मतलब 9। ठीक है, ये मत याद करना वैसे। ठीक है, 12 और क्या होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे यूज़ नहीं होते। सही है, इधर आ जाओ, सब माइनस में। 10 टू पावर क्या? और ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, -2 करते हो। ठीक है, और कैसे ध्यान रखा करो? छोटी यूनिट है ये सेंटीमीटर, मीटर में बड़ी में ले जाओ तो -2 करो। मिली मतलब, माइक्रो मतलब, नैनो मतलब, ठीक है, -9। पीको वही 12 और कितना? और कितना? ये दोनों फिर नहीं यार, पीको कभी कभी दे दिया है एक आध जगह। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं तुम्हारे? ये 3
ये तो तुम्हें याद ही रहने चाहिए। और कौन से बेटा, ये कहाँ तक, नैनो तक, ये बहुत यूज़ होते हैं। तो तुम्हें ये याद करने, और ये तो मैंने तुम्हें बस याददाश्त बतौर लिख दिया, कभी बाई चांस ज़िंदगी में ये आ गया, हैक हो गया, तो तुम वहाँ पर परेशान ना बैठे।